नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी जी के पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ग्राम पंचायत अधिकारी 2015 का पेपर और इसका केवल जीएस पोर्शन हम लोग देखने वाले हैं। हिंदी हमने कंप्लीट करा दिया है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल पर यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो 2022 की प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पर मैंने बड़ी डिटेल में हर एक जो है प्रश्न का डिटेल में सॉल्यूशन कराया है। तो इसी तरह यहाँ भी हम देखने वाले हैं, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और निश्चित ही एक वीडियो से आपको यकीनन 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि इसके आसपास के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिना समय गंवाए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं। तो 1 एकड़ में 48-40 वर्ग गज होते हैं। कितने? 48-40। आप मानिए तो ये 40-40 ही लिखा है, याद करने के लिए समझ सकते हैं, लेकिन याद रखना कि 48-40 है। कितना? 4840। 4 लिख के फिर 8 लिख देना बीच में, और 0 तो रहेगा ही। तो ये 48-40 वर्ग गज है, ठीक है। और इसका और पूछा जाए 1 एकड़ में कितने बीघे होते हैं, तो 1 एकड़ में 1.6 बीघा होता है। कितना होता है? 1.6 बीघा होता है 1 एकड़ में। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है 1 एकड़ में कितने बिस्वे होते हैं। तो 1 एकड़ में 32 बिस्वे होते हैं। कितने बिस्वे? 32 बिस्वे होते हैं। ये तो हो गया एकड़ का। और अगर अगला क्वेश्चन बने कि 1 बीघे में कितने कच्चे बीघे होते हैं, मतलब एक पक्का बीघा होता है, एक कच्चा बीघा होता है। यूपी में आपने सुना ही होगा। तो एक पक्के बीघे में 3 कच्चे बीघे होते हैं। कितने? 3 कच्चे बीघे होते हैं। और 1 बीघे में 20 बिस्वा होता है। ये सिंपल क्वेश्चन है जो कि आ सकता है, इसलिए बता रहा हूँ। 20 बिस्वा होता है। उसके बाद 1 बीघे में कितने वर्ग गज होते हैं, तो 1 बीघे में 30-25 वर्ग गज होते हैं। कितने? 30-25 वर्ग गज, ठीक है, मतलब गज स्क्वायर। गज जो होता है वो 1 बीघा जो होता है 55 × 55 गज का होता है। 55 × 55 करोगे आप तो 30-25 निकल कर आएगा, ठीक है। यानी 55 गज लंबा और 55 गज चौड़ा कोई प्लाट हो तो वो 1 बीघा होगा, ठीक है। और उसके बाद आपको अगर वर्ग मीटर में 1 बीघा पूछे कि 1 बीघे में कितने वर्ग मीटर होते हैं, तो आप बता देना 25-29। कितना? 25-29 मीटर स्क्वायर। कितना? 25-29 मीटर स्क्वायर होते हैं, ठीक है। मीटर स्क्वायर में 25-29, 1 बीघे की बात कर रहा हूँ मैं अभी। एकड़ को तो मैंने छोड़ दिया है। एकड़ 48-40, ठीक। वर्ग गज की बात कर रहा हूँ। उसके बाद बीघा 30-25 वर्ग गज होता है वर्ग गज में, लेकिन वर्ग मीटर में अगर बीघा पूछा जाए तो 25-29 होता है। देखिए मीटर थोड़ा ज़्यादा होता है 3 फुट से, इसलिए 25-29 याद करना। यहाँ 30-25 है, वहाँ 25-29 है, तो आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम कवर करने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट था तो आ सकता है, इसलिए इतना ज़्यादा डिटेल में बता रहे हैं। बाकी देखेंगे ऐसे ही, ठीक है। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो आपको पता भारत शासन अधिनियम 1935 आया था। तो उसी से 1 अप्रैल 1935 को जो है इसकी स्थापना हुई थी, और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था, ठीक है। और इसके पहले गवर्नर जो थे, गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। आरबीआई के पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। और इसके पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। आपको पता होगा सीडी देशमुख। देशमुख मतलब देश के, ऐसे याद कर लो, देश के। और सीडी मतलब रुपया, मतलब रुपया कैसा होता है? सीडी डिश की तरह होता है। तो ऐसा करके रिलेट करके याद कर सकते हो आप। उसके बाद देखते हैं आगे। उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है, ठीक है। तो यह है सारस। सारस को करौच भी कहते हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस है। तो उत्तर प्रदेश का पुष्प कौन सा है? पुष्प पलाश है, ठीक है। पुष्प पलाश है, ऐसे रिलेट करके आप याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी वृक्ष अशोक तो है लेकिन कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो यह आसान क्वेश्चन है, तो ये कभी गलत ना हो, ठीक है। वृक्ष अशोक है। उसके बाद पूछा जाता है कि राजकीय पशु, तो 12 सिंघा है, ठीक है। 12 सिंघा, ये तो पता ही होगा। सिंपल बातें हैं। उत्तर प्रदेश दिवस जो मनाया जाता है 24 जनवरी को, क्योंकि 1950 को 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश अपने वर्तमान वाले अस्तित्व में आया था। देखिए वर्तमान वाले अस्तित्व में तो ये 9 जनवरी को आया था, सॉरी 9 नवंबर को आया था, तो जब उत्तराखंड अलग हुआ था, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं राजकीय चिन्ह, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह। देखिए राजकीय चिन्ह जो उत्तर प्रदेश का होता है वो मछलियाँ हैं, 2 मछलियाँ होती हैं, और उसके बीच में गंगा यमुना की धारा होती है, ठीक है।
और इधर से आपको 2 मछलियाँ मिल जाती हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। 2 मछलियाँ ऊपर को मुँह किए और गंगा यमुना की धारा, ये पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभी पूछ लेता है और समझ में नहीं आता। और ऐसे तीर और धनुष होता है, ठीक है। तो मछलियाँ जो हैं वो लखनऊ के नवाबों का प्रतिनिधित्व करती हैं। और गंगा यमुना जो होता है, गंगा यमुनी तहजीब जो बोलते हैं हम लोग, हिंदू मुस्लिम एकता का वो प्रतीक है। और उसके बाद ये तीर धनुष जो है वो हिंदू धर्म का प्रतीक है या अयोध्या के हिंदू धर्म का प्रतीक है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे करके रिलेट करके याद कर सकते हैं। बाकी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं और सीएम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सेकंड कार्यकाल, ठीक है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उत्तर प्रदेश का एक स्पेशल वीडियो हम लाएंगे, उसमें बताएंगे आपको। तो ये सारी चीज़ें एकदम सिंपल हैं, हो सकता है आपको याद हो, लेकिन इससे भी और सारी चीज़ें हैं। मैं कोशिश करूँगा अगला वीडियो यूपी का ही दूंगा आपको। तो किस राज्य सरकार द्वारा सबसे पहले किसानों के लिए प्रमाणित बीज पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा आरंभ की गई थी? तो उस समय का ये क्वेश्चन था उत्तर प्रदेश के करंट से रिलेटेड, ठीक है। तो करंट से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्य का समर्थन आवश्यक है? तो विशेष बहुमत। विशेष बहुमत आपको पता होगा, संविधान में पढ़ा होगा आपने, 2/3। साधारण बहुमत जो होता है 1/2 से 1 वोट अधिक, ठीक है, साधारण बहुमत। और विशेष बहुमत जो होता है 2/3 से 1 वोट अधिक, 2/3, ठीक है, वो 2/3 होता है। तो इसमें थोड़ा सा और नियम प्रक्रिया होती है, वो समझ लीजिए। देखिए, ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को उसके पद से हटाने के लिए कम से कम 2/3 सदस्य के समर्थन की आवश्यकता होती है, ठीक है। यह प्रस्ताव जिला पंचायत अधिकारी को भेजा जाता है, ठीक है। वही डीएम जिला पंचायत अधिकारी ही होता है, मतलब आईएएस रैंक अधिकारी होता है। अविश्वास प्रस्ताव 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात ही लाया जाएगा, इससे पहले नहीं। मान लीजिए चुनाव हुआ और 1 वर्ष नहीं पूरा हुआ है तो आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हो। यदि एक बार प्रस्ताव निरस्त हो गया तो दोबारा ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष तक नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। ये कॉमन सी चीज़ है। तो अगला क्वेश्चन है कि किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? देखिए, ये है अलीगढ़, अपने यहाँ का अलीगढ़। बाकी ये हरियाणा, मुजफ्फरनगर भी हरियाणा का है, ठीक है। बाकी आइए हम डिटेल में देखते हैं। देखिए क्या है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश से बाहर भी ऑप्शन में थे ज़िले, तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ को अभी तक सम्मिलित नहीं किया गया है। और उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले सम्मिलित हैं, इसको याद कर लीजिएगा। 8 ज़िले, जैसे उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है, और 1 इंटरनेशनल बाउंड्री। तो इस तरीके से 10 बॉर्डर हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है। तो जैसे उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, वैसे उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले जो हैं वो एनसीआर से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपको वीडियो में कहीं भी डिटेल में कुछ कन्फ्यूजन लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने ये गलत चीज़ बताई है, ताकि मुझे भी पता लग जाए, मैं भी अपडेट हो जाऊँ। हालांकि कोशिश कर रहा हूँ 100% कि मैं सही चीज़ें बताऊँ आपको। जैसे उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, ठीक है। हरियाणा के ज़िले हैं फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, खेड़ी, इज्जत, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, भिवानी, जींद, करनाल, ठीक है। राजस्थान का भरतपुर और अलवर है। देखिए, हरियाणा के बहुत सारे ज़िले हैं, ज़्यादातर हरियाणा एनसीआर में ही आता है। तो आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश का मैंने गाज़ियाबाद, 2 बुलंदशहर, 3 मेरठ, 4 बागपत, 5 हापुड़, 6 मुजफ्फरनगर बताया। यानी गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर 2, बुलंदशहर 3, मेरठ 4, बागपत 5, हापुड़ 6, मुजफ्फरनगर 7 हुआ। तो इसमें गड़बड़ कहाँ है तो मैं बताता हूँ। तो इसमें क्या था कि केवल शामली नहीं शामिल है। देखिए, गाज़ियाबाद 1, गौतम बुद्ध नगर 2, बुलंदशहर 3, मेरठ 4, बागपत 5, हापुड़ 6, मुजफ्फरनगर 7 ज़िले ये हो गए। और एक शामली ज़िला है। कौन सा ज़िला? शामली ज़िला। तो शामली ज़िला भी शामिल है, कहाँ? एनसीआर में। तो ये 8 ज़िले हैं, ठीक है। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, पूछ सकता है, ठीक है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश का राज्य का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा चलाए जा रहे किस अभियान के लिए दर्ज किया गया था? क्लीन यूपी ग्रीन यूपी। देखिए, उत्तर प्रदेश भी इसमें उस समय ये करंट अफेयर्स बना हुआ था, तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। हालांकि जुलाई में योगी आदित्यनाथ भी लगभग 35 करोड़ पौधे जो है लगाने वाले हैं जुलाई में, और ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। तो याद रखना, क्या पता पूछ ही लिया जाए। बाकी वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने ग्राम पंचायत हैं? ग्राम पंचायत की बात की जा रही थी। उस समय तो जो रहे होंगे इससे कोई मतलब नहीं आपको, लेकिन इस समय जो ग्राम पंचायत हैं उन्हें आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसा कि 58,000 यहाँ पर बताया जा रहा है, लेकिन अगर एग्जैक्ट आंकड़ा देखा जाए कि कितनी ग्राम पंचायतें हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो आएंगी 176 के आसपास हैं, ठीक है। जैसा कि मुझे याद है 58,176 है, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा, क्योंकि पूछ सकता है, क्योंकि हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी ही बनने जा रहे हैं।
तो इसलिए ये डेटा बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है, 58,000। कितनी, 58,176। ठीक है, 2021 का जो निर्वाचन हुआ था उसके आधार पर। ठीक है, याद कर लेना, 58,176 पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा था इस चीज़। निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है? देखिए, बीपी सिंह स्वतंत्र भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे, या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और इन्होंने भारत के उप प्रधानमंत्री के पद को कभी भी सुशोभित नहीं किया है। जबकि नीचे और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे वल्लभ भाई पटेल जी, ये उत्तर प्रदेश के पहले उप प्रधानमंत्री हैं। देखिए, उप प्रधानमंत्री के बारे में संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि उल्लेख किया गया है कि नहीं, संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन अभी तक 8 लोग इस पद को सुशोभित कर चुके हैं। मोरारजी देसाई भी थे, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत राव चौहान, चौधरी देवी लाल और लाल कृष्ण आडवाणी। देखिए, चौधरी चरण सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जो यूपी के सीएम, ठीक है, और भारत के पीएम, ठीक है, और भारत के डिप्टी पीएम भी रह चुके हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। उसके बाद किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? देखिए, 170 अनुच्छेद में लिखा गया है कि 60 से कम नहीं हो सकते हैं, मिनिमम 60 और मैक्सिमम 500। कहाँ लिखा गया है? अनुच्छेद 170 में। ठीक है, भाग कितना है? भाग है 6, भाग 6 अनुच्छेद 170। इसमें लिखा गया है किसी भी विधानसभा में कम से कम 60 और मैक्सिमम 500 हो सकते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में 403 है। कितने हैं? 403 हैं। और कहाँ कहाँ पे कम है? कहाँ कहाँ पे कम है? जैसे सिक्किम में कितने हैं? सिक्किम में, तो मिजोरम सिक्किम याद कर लेना। निम्न में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता है? देखिए, वर्कबुक का नाम अद्वितीय नहीं होता है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें यूनिक होती हैं। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है? तो सीडी रोम द्वारा ऑप्टिकल डिस्क दर्शाया जाता है, मतलब ये ऑप्टिकल डिस्क होती है सीडी रोम। इसमें होता क्या है? पुराना क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आएगा भी नहीं अब तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के। तो कोशिश करूँगा मैं आपको कंप्यूटर की एक वीडियो दूंगा और लगभग 1.5-2 घंटे की होगी, उसमें सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल सीडी रोम जो होता है, ये कंप्यूटर डिस्क और रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, फुल फॉर्म होगा। ये प्लास्टिक का गोल डिस्क होता है, ठीक है, और उसमें प्रकाश परावर्तित करने वाले पदार्थ की लेप लगाई जाती है। आपको पता होगा, ऐसे सीडी चमचम करती हो तो देखे होंगे आप। लिखने पढ़ने के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है, इस चीज़ को याद रखना। लेजर बीम, कभी कभी ब्लू रे डिस्क में ब्लू रे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार का नाम दिया जाता है? तो XLS नाम दिया जाता है। अब कभी कभी XL X भी लिखा रहता है। और ये डॉक्यूमेंट वाला जो DOC लिखा है, ये MS वर्ड का है, MS वर्ड का। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और पावर पॉइंट का पावर PNT होता है, ये PMT लिखा है, PNTX होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो आप कैसे करोगे इसको? कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, आपको पता होगा MS वर्ड जो है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और बाकी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और यूनिक्स, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। ठीक है, कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? देखिए, कंप्यूटर में आपको पता होगा माउस से भी हम इनपुट करते हैं, कीबोर्ड से भी करते हैं, स्कैनर से भी हम स्कैन करके फ़ोटो कंप्यूटर में ले जाते हैं, लेकिन प्रिंटर से हम आउट करते हैं। तो ऐसा सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन, ऑप्टिकल पेन इसको बोलते हैं, स्कैनर, BCR बारकोड रीडर, माइकर और मार्क रीडर, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ये सारी चीज़ें आती हैं। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर भी आता है, डिजिटल कैमरा जो होता है, ठीक है, और माइक और स्पीच रिकॉग्नाइजर सिस्टम जो आप बोलते हो। ठीक है, और आउटपुट डिवाइस जो होता है मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर। देखिए, प्लॉटर क्या होता है? प्रिंटर का बड़ा रूप, जैसे आपने देखा होगा फ्लैक्स बोर्ड बनवाए जाते हैं जो प्लॉटर से प्रिंट होते हैं। स्पीकर, कार्ड रीडर, टेप रिकॉर्डर, ये सारे आउटपुट डिवाइस हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि कई बार परीक्षा में रिपीट होता रहता है, इसको याद कर लेना कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद निमोनिया रोग
शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आपको पता ही होगा, फेफड़े प्रभावित होते हैं, ठीक है। क्योंकि किसी को भी देखो निमोनिया हुआ है तो उसके फेफड़े की स्पीड सांस लेने की बढ़ जाती है। ज़्यादातर छोटे बच्चों में ही निमोनिया रोग की शिकायत होती है, ठीक है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? देखिए, सर्वाधिक सीमाओं वाला देश जो है वो चीन है। चीन कुल 13 देशों के साथ सीमाएं साझा करता है, ठीक है। सॉरी, 14 देश हैं। चीन 14 देशों के साथ, चीन 14, चीन 14, चीन 14, चीन 14, ऐसे करके याद कर लीजिए। चीन 14 देशों के साथ सीमाएं साझा करता है, ठीक है। भारत 7 है और उसके 2 देश और श्रीलंका और इधर मालदीव की राजधानी माले, ठीक है। मालदीव और श्रीलंका को मिला दिया जाए तो 9 देश हो जाएंगे, ठीक है। और भारत में पूछा जाए कि सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन था, वो तो आपको पता होगा, गुजरात। इसी तरह विश्व में सबसे लंबी तटीय रेखा जो है वो कनाडा की है, ये भी पूछा जाता है। मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? ये क्वेश्चन ब्लड से आता है और कई बार मैंने देखा एग्जाम में रिपीट होता है, जिसमें 55 से 60 राइट आंसर है। इसमें 55 से 60% जो है प्लाज्मा होती है और शेष 40-45% जो होते हैं रुधिर कणिकाएँ होती हैं, ठीक है। रुधिर कणिकाएँ होती हैं। प्लाज्मा में 90% जल होता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि प्लाज्मा में कितने % जल होता है? तो प्लाज्मा में 90% जल होता है, बाकी 10% प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और बनता है कि यदि प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन प्रोटीन, जैसे 10% प्रोटीन प्लाज्मा में पाया जाता है और 90% जल पाया जाता है, तो एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि अगर प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन प्रोटीन बाहर कर दिया जाए तो बचे हुए भाग को क्या कहेंगे? तो बचे हुए भाग को सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है? तो आपको पता होगा, पंडित शिव कुमार शर्मा जी जो हैं संतूर वादक हैं, प्रख्यात संतूर वादक हैं। शहनाई में बिस्मिल्लाह खां जी हैं, तबला में हुसैन खान जी हैं और गुदई महाराज हैं, एक महाराज हैं गुदई महाराज जो तबला बजाते हैं, ठीक है। और उसके बाद सारंगी बिंदु खां हैं, सारंगी वादक। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता है, भारत रत्न। लेकिन देखिएगा, भारत रत्न 1954 को, ठीक है, स्टार्ट हुआ था 1954 में। किसको दिया गया था? राधा रमन चारी को दिया गया था। किसको? राधा रमन चारी। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ये कि भारत रत्न सबसे पहले किसको दिया गया था? तो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को दिया गया था, एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। और रमन प्रभाव के लिए सीवी रमन को दिया गया था। और चारी जो हैं ये हैं अपने भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है। कौन? सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ऐसे आप राधा रमन चारी से, चारी यहाँ भी है तो 1954 भी याद रहेगा और आपको पता लग जाएगा कि किसको किसको पहली बार मिला था, ठीक है। और ये 26 जनवरी को दिन गणतंत्र दिवस को दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद मेडल पर सूर्य का चित्र अंकित होता है पीपल के पत्ते पे, ठीक है। रमन को 1930 में, ठीक है, रमन प्रभाव के लिए क्या मिला था? आपको पता होगा, इनको मिला था नोबेल पुरस्कार, ठीक, ये चीज़ याद रखना। भारत में पहला नोबेल किसको मिला था? 1913 में गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को, ठीक है। और उसके बाद ये ज़्यादा पूछा जाता है। फिर एक पूछा जाता है, मदर टेरेसा को नोबेल कब मिला था? तो मदर टेरेसा को जो मिला था वो 1989 को मिला था। 1989 नहीं, 1979 को मिला था, सॉरी 79 में, ठीक है। ये याद रखना, 89 नहीं है, 79 है, 979 को मिला था मदर टेरेसा को, ठीक, ये याद रखना। फिर है, भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो देखिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। तो ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। भारत का सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, ठीक है। तो इन शपथ वाला राष्ट्रपति जो है न्यायाधीश से और न्यायाधीश राष्ट्रपति से, ठीक है, इन दोनों का। जबकि त्यागपत्र राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। इस चीज़ को याद रखना, थोड़ा सा क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के पंचायती राज मंत्री कौन हैं? तो उस समय तो जो भी रहे होंगे, लेकिन हमें इस समय का याद रखना बड़ा ज़रूरी है। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री जो हैं श्री भूपेंद्र सिंह हैं, भूपेंद्र सिंह, ठीक है। पंचायती राज मंत्री, ठीक है। पंचायती राज मतलब राजा, राजा मतलब भूप, आपको पता हो भूप राजा को बोलते हैं। तो पंचायती राज भूपेंद्र सिंह है, याद करने की ट्रिक है, याद हो कोई बात नहीं। और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह है, ये अपडेटेड है, ठीक है, याद रखना इसको।
और भारत के पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह, आपको पता होगा गिरिराज सिंह, ये भारत के पंचायती राज मंत्री हैं गिरिराज सिंह। इनको भी आप याद रखना क्योंकि हम पंचायत से रिलेटेड पेपर देने जा रहे हैं, इसलिए ये टॉपिक अपने लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आता ही है, पर उत्तर प्रदेश के प्रथम, तो ये तो सबको पता होगा, पुरुषोत्तम दास टंडन अध्यक्ष थे। ठीक है, ये 1937 से 1950 तक थे। कब तक थे? 37 से 50 तक, यानी स्वतंत्रता के पहले बाद जो भी पूछा जाए, पुरुषोत्तम दास टंडन। गणतंत्र देश के तो कुछ भी हो, पुरुषोत्तम दास टंडन विधानसभा के अध्यक्ष। ठीक है, प्रथम। 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ, इस समय तो जस्टिस टी.एस. ठाकुर ने लिया था, लेवरकान में 50वें जो हैं अपने यहाँ अभी डी.वाई. चंद्रचूड़ जी हैं। कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक है, इसको आप याद रखना, 50वें हैं वर्तमान में, 5। ठीक है, और अपने देश में ये 50वें हैं, याद रखना, 50वें, 50 वाले। ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणी छोर, ये तो याद ही होगा आपको, इंदिरा पॉइंट दक्षिणी छोर है। ये है कहाँ? ये ग्रेट निकोबार पे है। कहाँ है? ग्रेट निकोबार। ठीक है, देखिए, और इंदिरा पॉइंट में अगर कन्फ्यूजन हो तो देखिए जम्मू कश्मीर में क्या होता है, व्यक्ति के सर पे काल मरंडा आता रहता है, कब दुर्घटना हो जाए कोई पता नहीं। तो जम्मू कश्मीर में उत्तरी पॉइंट है। ठीक है, इंदिरा कॉल। और गुहार मोती कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। गु से गुहार मोती और गु से गुजरात, ये आप याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद किवथू कहाँ है? किवथू है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में, पूर्वी छोर है। भारत में जहांगीर का शासनकाल, जहांगीर का शासनकाल क्या था? देखिए अकबर की मृत्यु 1605 में हो गई थी, आपको याद है। तो 1605 से 1627 तक ये था, और 1627 से 1658 तक। ठीक है, 1658 तक कौन था? उसके बाद 1658 को शाहजहां की मृत्यु हुई थी। डेटेस कुछ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट होती है। जैसे अकबर की मृत्यु आप याद रखना 1605, उसके बाद 1705 ये औरंगजेब की मृत्यु है। ये कई बार डायरेक्टली एग्जाम में अपने यूपी के पीटी में ऐसा पूछा गया है, 1707। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग। उसके बाद एक पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? टीपू सुल्तान, उसका हुआ था 1799 में। कब हुआ था? 1799 में, क्योंकि मैसूर का पूरा साम्राज्य ही खत्म हो गया था, तो ऐसे। और इधर 1707 को जो मुगल का उत्तर मुगलिया पढ़ा जाता है इसके बाद से, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटें होती हैं, इसे याद रखना। ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे कहा जाता है? तो ये तो आपको पता ही होगा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता कहा जाता है। इन्होंने भारत दुर्दशा, अंधेर, नगरी चौपट राजा, ये तो आपने पता ही होगा। उसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल, मैंने अभी बताया था आपको ऊपर, राजा रमनचारी वाले में, राधा रमनचारी वाले में, ध्यान से, राधा रमनचारी है, तो इनके बारे में बताया था मैंने। ये प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इनके बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया था। लोहे की एक छोटी कील पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी पर तैरता है, यह सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? तो आर्किमिडीज का प्लावन का सिद्धांत। क्या होता है? प्लावन का सिद्धांत। ठीक है, आर्किमिडीज का प्लावन का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। प्लावन मीन्स तैरना, तो ऐसे आप याद कर लीजिए सीधा सीधा, आर्किमिडीज का प्लावन का सिद्धांत। और ब्लेस पास्कल ने बल, क्या बोलते हैं उसको, दाब, पास्कल जो है दाब का मात्रक पास्कल होता है। न्यूटन ने गति के तीनों नियम दिए थे। ठीक है, और न्यूटन की पुस्तक है प्रिंसिपिया, इसी में गति के तीनों नियम के बारे में बताया गया है। ठीक है, कभी कभी पूछ ऐसे लेता है कि न्यूटन की बुक का नाम क्या है, प्रिंसिपिया। और अल्बर्ट आइंस्टीन जो आपको बताया था, E = mc²। ठीक है, क्या है? ये सापेक्षता का सिद्धांत है। लेकिन इनको नोबेल किस लिए मिला था? नोबेल इनको किस लिए मिला था? सापेक्षता के सिद्धांत के लिए नोबेल इनको नहीं मिला था, क्योंकि इस सिद्धांत को ये किसी को समझा नहीं पाए। एक इनका ड्राइवर था, वो समझ पाया था बोलते हैं लोग, बाकी अल्बर्ट आइंस्टीन को सापेक्षता का सिद्धांत कोई समझा नहीं पाया था। ठीक है, तो यही है, वीडियो यहाँ तक थी, इसमें केवल इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, बाकी आगे जो है आपको मिलेंगे सामान्य बुद्धि परीक्षण के क्वेश्चन। तो इसमें 100 ही क्वेश्चन थे 2016 में जो पेपर हुआ था। तो इसमें 30 था रीजनिंग, 30 थी जीएस। ठीक है, और बाकी जो है हिंदी 40 क्वेश्चन थे। तो वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।